नजदीकी भविष्य में पृथ्वी पर्यावरणीय संकट के कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र ने भोजन और पानी की कमी को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उनका समाधान है एक जनसंख्या कटौती योजना, जिसका मतलब है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी जाएंगी और हर देश को 1 साल के अंदर अपनी आबादी 20% कम करनी होगी। सरकार ने उन परिवारों को पैसे देने शुरू किए जो लोग स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हों। नागरिकों को बाहर निकलने के लिए छतरियों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उन्हें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती हैं, और पानी DOCS यानी डिपार्टमेंट ऑफ सिटीजन स्ट्रेटजी के ट्रकों से मिलता है। उनके एजेंट पूरे शरीर को ढकने वाले सूट पहनते हैं और स्वयं सेवकों के घरों से शव लेने जाते हैं। शहर के बीच में दर्जनों साइन बोर्ड लगे हैं जो उससे इस कटौती योजना में शामिल होने की अपील करते हैं। इसे एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। 2 मूवर्स इन साइन बोर्ड्स को देखते हैं और गुस्से में अपनी कॉफी उन पर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद ये मूवर्स एक पियानो रिटायर्ड न्यूज एंकर चार्ल्स के शानदार घर पर डिलीवर करने जाते हैं। टीवी पर चार्ल्स का बेटा जेरेड, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और सरकार के लिए काम करता है, जनसंख्या कटौती के बारे में अपनी राय दे रहा है। वह इसके पक्ष में है और यहाँ तक कहता है कि नाबालिगों को भी स्वेच्छा से शामिल होने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि वे अपने वादे से बहुत पीछे हैं। वह अपने 10 साल के बेटे का जिक्र भी करता है। मूवर्स उसकी पाखंड की आलोचना करते हैं क्योंकि जेरेड ने खुद स्वयं सेवा नहीं की है और चार्ल्स भी इससे सहमत है क्योंकि उसे अपने बेटे की ज्यादा अच्छी राय नहीं है। इसके बाद चार्ल्स सारी शराब सिंक में डाल देता है जबकि उसकी दूसरी पत्नी डॉन खाना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डॉन टूटने की कगार पर है और चार्ल्स को उसे सांत्वना देनी पड़ती है। टीवी पर उसे पता चलता है कि यॉर्क थेराप्यूटिक्स एक मुकदमे का सामना कर रहा है और उसकी बेटी रेचल, जो कंपनी की CEO है, को ज्यादातर समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब जेरेड घर लौटता है उसे अपनी गुस्साई पूर्व पत्नी का फोन आता है। वह टीवी पर उसकी बातों से नाराज है क्योंकि ऐसा लगा जैसे वह अपने बेटे के स्वयं सेवा करने से ठीक हो, जिससे उसका बेटा सारा दिन रोता रहा। जेरेड जोर देता है कि इंटरव्यूअर ने उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वह अपने बच्चे से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी फोन काट देती है। जब वह अंदर जाता है, जेरेड डॉन को डांटता है क्योंकि उसने खाना बनाने के लिए प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल किया। ऊपर चार्ल्स खिड़की से प्रोटेक्टिव शीट हटा रहा है। तभी रेचल अपनी बेटी मिया के साथ आती है, जिससे चार्ल्स नाराज हो जाता है क्योंकि वह आज रात के खाने के लिए केवल वयस्कों को चाहता, लेकिन रेचल के जाने की धमकी देने पर उसे मिया को रहने देना पड़ता है। बाहर चार्ल्स का गोद लिया हुआ बेटा नोआ अंदर आने में हिचकिचाता है और अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को सपोर्ट के लिए फोन करता है। उसे लगभग पैनिक अटैक होता है और ग्रेस उसे प्यार भरे शब्दों से शांत करती है। उसी पल चार्ल्स की आखिरी बेटी एशले आती है और नोआ को अपनी कार में बुलाती है। नोआ उसे ग्रेस के बारे में बताता है कि वह उसे एडिक्ट्स मीटिंग में मिली थी और अब वह लंबे समय से क्लीन है, लेकिन वह एशले से इसे राज रखने को कहता है। जब भाई बहन घर में घुसते हैं, चार्ल्स नोआ को गले लगाता है जो बाकियों को हैरान करता है। खाने से पहले चार्ल्स एक टोस्ट करता है जिसमें वह अपने काम की वजह से परिवार के साथ समय न बिता पाने के लिए माफी मांगता है। डेजर्ट के बाद चार्ल्स आखिरकार बताता है कि उसने अपने सभी बच्चों को क्यों बुलाया। वह और डॉन ने यूथनेशिया के लिए स्वयं सेवा की है। रेचल गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पहले से कोई सूचना नहीं दी गई ताकि वह मिया को घर छोड़ सकती। वह मिया को टीवी देखने भेज देती है। जेरेड समझ नहीं पाता कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। चार्ल्स बताता है कि उसने अपने न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान सालों तक प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया। उसने देखा कि कैसे इंसानों ने धीरे धीरे पृथ्वी को बर्बाद किया और 4 बच्चों को जन्म देकर इसे और बदतर बनाया। चार्ल्स को यह भी चिंता है कि उसके किसी बच्चे कोचबरन भर्ती किया जा सकता है, लेकिन अगर वह और डॉन स्वयं सेवा करते हैं तो परिवार भविष्य की भर्ती से सुरक्षित रहेगा। घबराते हुए जेरेड बताता है कि कानून में प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति की इजाजत है। अगर किसी बच्चे को बुलाया जाता है तो चार्ल्स उनकी जगह ले सकता है, लेकिन जेरेड को लगता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कानून आम तौर पर अमीर लोगों को निशाना नहीं बनाता। चार्ल्स अपना फैसला बदलने से इनकार करता है और डॉन उसका समर्थन करती है। वह एक मशहूर शेफ है और सोचती है कि दोनों के पब्लिक फिगर्स होने के नाते वे एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। एशले अपने पिता पर आरोप लगाती है कि वह यह अपनी रेपुटेशन और यॉर्क के नाम को ऊंचा करने के लिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बच्चों ने कुछ हासिल नहीं किया। नोआ अपना आपा खो देता है और टेबल पर अपनी छड़ी मारते
हुए गुस्से में चिल्लाता है। जब डॉन उसे डांटती है वह चला जाता है। टीवी पर न्यूज में DOCS के क्वार्टर्स के बाहर विरोध प्रदर्शन दिखाया जाता है, जहां लोग सरकार से ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे सैन्य संगठन होने से इनकार करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार वैसा ही है। विज्ञापन में उन लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन्होंने हीरोज के रूप में स्वयं सेवा की। नोआ चार्ल्स को बताने की कोशिश करता है कि सरकार आंकड़े फर्जी कर रही है। उसे लगता है कि वे 20% का वादा पहले ही पूरा कर चुके हैं, लेकिन वे कुछ खास हिस्सों को खत्म करने के लिए लोगों को भर्ती करते रहते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं और अवैध प्रवासी अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने के लिए। जेरेड इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानता है, लेकिन चार्ल्स उसे याद दिलाता है कि वह उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जेरेड उसी प्रशासन का बचाव करता है जिसने क्लाइमेट चेंज को नकारा था। चार्ल्स ये भी याद दिलाता है कि सरकार सब कुछ एशियाई देशों पर थोपती है, जिससे नफरत भरी बयानबाजी बढ़ी और डॉन का रेस्तरां कट्टरपंथियों ने जला दिया। जब चार्ल्स जेरेड को निराशाजनक कहता है, जेरेड नोआ का जिक्र करता है कि वह पहले एडिक्ट था ताकि खुद को बेहतर दिखा सके। एशले अपने भाई का बचाव करती है, कहती है कि वह अब क्लीन है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वह मीटिंग्स में मिला। चार्ल्स को यह सुनकर थोड़ा संदेह होता है कि नोआ एक और एडिक्ट को डेट कर रहा है, लेकिन जब नोआ बताता है कि ग्रेस भी क्लीन है और उसकी तस्वीर दिखाता है तो वह सपोर्टिव हो जाता है। इस बीच मिया सोशल मीडिया पर है और अपनी माँ के बारे में भद्दे एडिट्स वाले पोस्ट देखती है। चार्ल्स किचन में डॉन की मदद करने जाता है, लेकिन एक नोट के साथ लौटता है। पता चलता है कि डॉन चली गई है क्योंकि वह अब स्वयं सेवा नहीं करना चाहती। इससे भी बदतर DOCS के एजेंट पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि चार्ल्स ने इस डिनर को अपनी विदाई के रूप में प्लान किया था। चार्ल्स एजेंट बॉब को अंदर बुलाता है और बताता है कि डॉन यहाँ नहीं है, इसलिए वह इसे रीस्केड्यूल करना चाहता है। बॉब चार्ल्स से अकेले में बात करने को कहता है और वे ऑफिस में जाते हैं, जहाँ चार्ल्स को कुछ कागजात साइन करने को दिए जाते हैं, लेकिन ये कैंसलेशन पेपर्स परिवार की संपत्ति फ्रीज कर देंगे, चार्ल्स को देशद्रोही घोषित करेंगे और उसे जेल भेज देंगे। इसलिए वह साइन करने से मना कर देता है। कोई और रास्ता न देखकर चार्ल्स अभी यूथेनेशिया करने को राजी हो जाता है। वह बिस्तर पर लेटता है और उसके ज्यादातर बच्चे उसके आसपास जमा हो जाते हैं, लेकिन नोआ नीचे रहता है और पियानो बजाता है। चार्ल्स अपने बच्चों पर सख्ती करने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि उसकी संपत्ति बराबर बांटी जाएगी। बॉब पहले उसे एनेस्थेटिक इंजेक्शन देता है ताकि वह सो जाए, फिर एक केमिकल इंजेक्शन देता है जो चार्ल्स को बिना दर्द के मार देता है। शव को बस में ले जाने के बाद बॉब घोषणा करता है कि उसे दूसरा शव चाहिए, जैसा कि वादा किया गया था। नोआ उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो बॉब अपने साथी एजेंट्स को बुलाता है जो हथियारों के साथ अंदर आते हैं। वह उन्हें 2 घंटे का समय देता है कि वे तय करें कि डॉन की जगह कौन लेगा। जेरेड अपने सरकारी कॉन्टेक्ट्स को फोन करना चाहता है, लेकिन एजेंट्स ने घर को स्क्रैम्बल कर दिया है, यानी कोई फोन या इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा। बॉब बताता है कि मिया एग्जेम्प्ट है क्योंकि उन्हें नाबालिगों के लिए पैसे नहीं मिलते। पता चलता है कि वे शवों को प्राइवेट कंपनीज को बेचते हैं। बॉब पहले करेक्शन ऑफिसर था, लेकिन अब जेलें खाली हैं क्योंकि अपराधियों को सबसे पहले खत्म किया गया। जब बॉब मिया को ले जाने की कोशिश करता है, नोआ उसका बचाव करता है, लेकिन एक एजेंट उसे जल्दी गिरा देता है। फिर एजेंट्स मिया को बस में ले जाते हैं, ये कहते हुए कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे बातचीत से दूर रखना है। बॉब परिवार को बताता है कि एजेंट्स पहले ही डॉन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में उसे ढूंढने की संभावना कम है और वह अपने कोटा से पीछे नहीं रहना चाहता। वह कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बताता है, यह कहते हुए कि चार्ल्स ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसे ऐसा करने दिया। जेरेड बॉब को बताता है कि वह कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को जानता है, लेकिन बॉब को परवाह नहीं। वह सबको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने को कहता है कि निश्चित रूप से उनमें से किसी की जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। फिर बॉब खुलासा करता है कि DOCS लोगों की जानकारी इकट्ठा करता है, उनके इंटरनेट हिस्ट्री से लेकर ईमेल तक। वह उनकी प्रोफाइल्स पढ़ना शुरू करता है। जेरेड ने अपनी पत्नी को एक बहुत युवा महिला के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह हर हफ्ते उसे धोखा देती है। उसका बेटा चाहता है कि वह स्वयं सेवा करे ताकि वह उसे फिर कभी न दे। मिया को उसकी माँ की समस्याओं की वजह से हैरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है और रेचल की बोर्ड उसे उसकी अपनी कंपनी से निकालना चाहती है। वह कुछ बैंक रॉबरीज के लिए भी वांटेड है। इससे पहले कि बॉब और कहे, रेचल उसे मुक्का मार देती है। बॉब उनकी प्रोफाइल्स टेबल पर छोड़ देता है और कहता है कि जब वे फैसला कर लें तो उसे बाहर ढूंढ लें। अगर वे नहीं चुनते तो एजेंट्स उनके लिए चुनेंगे। बॉब चला जाता है और मिया के साथ बस में ताश खेलता है। एशले अपने पिता का ईमेल चेक करती है और एक खास मैसेज देखकर परेशान हो जाती है। फिर वह अपनी प्रोफाइल पढ़ती है और पता चलता है
कि जिन कास्टिंग डायरेक्टर से वह मिली वे उसे खराब एक्ट्रेस मानते हैं, जिससे वह घबरा जाती है। बाकी भी अपनी प्रोफाइल्स पढ़ रहे हैं और जेरेड खुद को थप्पड़ मारकर संभालने की कोशिश करता है। बाद में भाई बहन इकट्ठा होते हैं और जेरेड कहता है कि नोआ को यह करना चाहिए क्योंकि उनके माता पिता ने उसे गोद लेकर बड़ा अवसर दिया, लेकिन उसने एडिक्ट बनकर और एक महिला की हत्या करके इसे बर्बाद कर दिया। एशले नोआ का बचाव करती है और कहती है कि जेरेड को बलिदान होना चाहिए, यह कहते हुए कि उसकी पूर्व पत्नी भी सहमत होगी। बहस शुरू हो जाती है और जल्दी ही धक्का मुक्की में बदल जाती है। नोआ चिल्लाकर उन्हें रोकता है। वह बताता है कि वह आज परिवार को अपने पिछले गलतियों के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन अब वह क्लीन है और प्यार में है, इसलिए उसे भविष्य की उम्मीद है। रेचल भी चिल्लाने के बाद वे बॉब को कुछ सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं। बॉब बताता है कि अगर वे उसे चुनने दें तो वह उन्हें स्ट्रॉस खींचने को कहेगा। रेचल पूछती है कि क्या कोई भी शव चलेगा या यह वही होना चाहिए जिसे उसने इंजेक्शन दिया, तो बॉब जवाब देता है कि इस बिंदु पर वह कोई भी शव ले लेगा। फिर बॉब बस में लौटता है और पता चलता है कि मिया ने उसके ताश के पत्ते नष्ट कर दिए। घर में रेचल कहती है कि वह अपने भाई बहनों को मुश्किल से जानती है। वे एक दूसरे को कभी फोन नहीं करते और केवल हॉलिडेज पर मिलते हैं जब चार्ल्स उन्हें बुलाता है। फिर वह नोआ पर किचन नाइफ से हमला करती है, लेकिन वह खुद का बचाव करता है और केवल उसकी छाती पर एक कट लगता है, जबकि रेचल का हाथ घायल हो जाता है। वह चिल्लाती है कि नोआ पैसे को इलीगल सब्सटेंसेस पर बर्बाद कर देगा और जेरेड तुरंत सहमत हो जाता है। एशले पहले तो नहीं मानती, लेकिन जब रेचल कहती है कि पैसे उसकी करियर में मदद करेंगे तो वह मन बदल लेती है। जैसे ही एशले नाइफ को अपनी बहन की ओर लात मारती है, वह खुलासा करती है कि नोआ को ट्रायल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिस महिला की वह हत्या की उसके परिवार ने चार्जेस हटा दिए। उनके पिता के कंप्यूटर पर एक ईमेल से पता चलता है कि चार्ल्स ने उन्हें भारी रकम दी थी। इसलिए एशले सोचती है कि यह नोआ को उसकी विरासत का हिस्सा पहले ही मिलने जैसा है। नोआ कसम खाता है कि उसे नहीं पता था और अपने भाई बहनों से कहता है कि वे पैसे ले सकते हैं, लेकिन जेरेड एक पोकर पकड़ लेता है और एशले पेपर स्प्रे ले लेती है। वे नोआ को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारने में हिचकिचाते हैं और वह आसानी से उन्हें गिरा देता है। वह दूसरी कमरे में भागता है और जब जेरेड उसके पीछे आता है, नोआ अपने पिता की ट्रॉफी से उसे मारता है। एशले नोआ की आंखों में पेपर स्प्रे डालती है और उस पर कूद पड़ती है, लेकिन नोआ उसे दीवार पर मारता है और फिर रेचल की ओर फेंक देता है। भागते समय रेचल नाइफ फेंक कर उसकी पीठ में मार देती है। बस में बॉब ताश के पत्तों को स्टेपल करके ठीक कर रहा है और मिया का मजाक उड़ाता है कि वह टेस्ट ट्यूब बेबी है। कहता है कि उसकी माँ को कोई मर्द नहीं मिला। मिया बहाना बनाती है कि उसे बाथरूम जाना है और वहाँ जाकर रोती है। उसी पल बॉब को रेडियो पर सूचना मिलती है कि डॉन को पकड़ लिया गया है और शव जल्दी वहाँ पहुँचेगा, लेकिन बॉब अपने सहकर्मी को कहता है कि शव को सीधे हेडक्वार्टर्स ले जाएं। जब मिया बाहर आती है, वह कहती है कि वह अपनी माँ को देखना चाहती है, लेकिन बॉब उसे अंदर रखता है। कहता है कि उसके अनुभव में अब तक लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। वह ये भी कहता है कि रेचल को पता था कि उसकी कंपनी की दवा लोगों को मार रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। गुस्साई मिया उस पर चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड दरवाजा बंद रखता है। बॉब गुस्सा हो जाता है जब मिया उसके अर्थ बचाने के तर्कों को गंभीरता से नहीं लेती और वह निष्कर्ष निकालती है कि उसे बस लोगों को मरते देखना पसंद है। वापस नोआ के पास वह बाथरूम में नाइफ निकाल रहा है और एक ढीला दांत भी। उसे लगभग पैनिक अटैक होता है और वह ग्रेस की आवाज के बारे में सोचकर खुद को शांत करता है। जब वह उसे एक प्यारा गुड बाय टेक्स्ट लिखता है तो उसे याद आता है कि सिग्नल नहीं है और वह फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। फोन बैकयार्ड में गिरता है और टेक्स्ट डिलीवर हो जाता है। फिर नोआ पियानो स्टूल तोड़ता है और उसकी एक टांग हथियार के रूप में ले लेता है। किचन में वह कुछ खून के धब्बे देखता है, फिर बर्तन और एक एप्रन लेकर इम्प्रोवाइज्ड आर्मर बनाता है। ऊपर जाने पर वह एशले को देखता है जो माफी मांगती है और कहती है कि रेचल ने उसके दिमाग में यह बात डाली थी। वह उसके साथ काम करने को तैयार हो जाती है और वे लिविंग रूम में जाते हैं जहाँ वह बच्चों की एक तस्वीर की ओर इशारा करती है। नोआ रुककर पुरानी यादों में खो जाता है और रेचल इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसका हाथ फ्रेम में आइस पिक से चाकू मार देती है। जेरेड भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसके चेहरे पर मारकर उसे गिरा देता है। नोआ रेचल को भी मारता है और एशले से मदद मांगता है, लेकिन वह भाग जाती है। काफी कोशिश के बाद नोआ अपने हाथ से आइस पिक निकालता है और दूसरी कमरे में छिपने भागता है। जब जेरेड उसके पीछे आता है, नोआ उसके चेहरे पर बैट फेंकता है। रेचल भी आती है
और उसके मेकशिफ्ट आर्मर को भेदने में नाकाम रहती है तो नोआ मौका पाकर उसकी गर्दन में चाकू मार देता है। जेरेड फिर से नाइफ लेकर आता है, लेकिन वह अर्थ के लिए ऐसा करने की बातें करने लगता है, यह कहते हुए कि वह बिगट नहीं है। इससे नोआ को मौका मिलता है और वह उसे बेसबॉल से फिर मारता है, लेकिन उसे एशले पीछे से दिखाई नहीं देती और वह उसे बेहोश कर देती है। फिर तीनों भाई बहन नोआ को केबल से बांध देते हैं और एक साथ चाकू मारने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बाहर से कोई हॉर्न बजाता है और नोआ को पुकारता है। तीनों बाहर भागते हैं और देखते हैं कि DOCS के एजेंट्स ग्रेस पर बंदूकें ताने हुए हैं, जो अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। मिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और गार्ड उसे धक्का देता है तो वह डिस्ट्रैक्शन के लिए बस स्टार्ट कर देती है। अब वह बाहर निकलती है, लेकिन उसे पकड़कर वापस अंदर भेज दिया जाता है। ग्रेस बार बार नोआ के बारे में पूछती है तो जेरेड कहता है कि वह जिंदा है, लेकिन उन्हें मदद चाहिए। जब ग्रेस मदद लेने के लिए भागने की कोशिश करती है, एजेंट्स उसे गोली मार देते हैं। रेचल सोचती है कि यह दूसरा शव है और अब सब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बॉब कहता है कि उसे एक ही परिवार से 2 शव चाहिए और ग्रेस की मौत इसलिए हुई क्योंकि वे फैसला नहीं कर सके। वह उन्हें 15 मिनट का समय देता है कि वे इस काम को खत्म करें। भाई बहन नोआ को मारने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल केबल्स मिलते हैं। अचानक घर की बिजली चली जाती है और तीनों जो कुछ भी मिलता है उसे हथियार के रूप में पकड़ लेते हैं। एशले एक दरवाजा खोलती है और नोआ बाहर निकलकर उस पर चाकू से हमला करता है। फिर वह जल्दी से जेरेड को गिरा देता है और रेचल से लड़ता है, उसके गाल में चाकू मार देता है। यह देखकर कि एशले अभी भी हिल रही है, नोआ उसका गला दबाने लगता है। रेचल उससे मर्सी की भीख मांगती है तो नोआ एशले को छोड़ देता है और रेचल को पकड़ लेता है, उसके गाल के घाव को और दर्द देने के लिए छेड़ता है। हताश रेचल उससे एशले को छोड़ने और उसकी जगह उसे प्रोसीजर करने की विनती करती है, यह कहते हुए कि वह सबसे खराब बहन है। जेरेड बीच में बोलता है कि उसे करना चाहिए क्योंकि वह सबसे बड़ा है और उसे बाकियों की देखभाल करनी चाहिए। फिर एशले कहती है कि उनके बच्चे हैं जिन्हें बचाना है, इसलिए उसे करना चाहिए। लेकिन नोआ एक बोतल दीवार पर फेंककर सबको चुप करा देता है। वह घोषणा करता है कि स्वयं सेवा करने के बजाय उन्हें बॉब को मारना चाहिए। पहले भाई बहन एशले के चाकू के घाव को गर्म चम्मच से सील करते हैं और वह बेहोश हो जाती है। बस में मिया बॉब से अपने परिवार को गुड बाय कहने की इजाजत मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब समय खत्म होता है, वह एक और एजेंट के साथ घर में घुसता है और एशले को बेहोश फर्श पर पाता है। जब बॉब यह सुनिश्चित करता है कि बाकी तीनों के पास हथियार नहीं है, एशले नाटक करना बंद करती है और दूसरे एजेंट के पैर में चाकू मार देती है। भाई बहन जल्दी से पौधे में छिपाए हथियार निकालते हैं और बॉब और उसके पार्टनर को हॉस्टेज बना लेते हैं। जब और गार्ड्स अंदर आते हैं, वे गोली नहीं चला सकते। जेरेड उनके हथियार ले लेता है और गार्ड्स घुटनों पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी एशले सचमुच बेहोश हो जाती है। बॉब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नोआ को मारता है और जेरेड उसे जवाब में मारता है। जब बॉब होश में आता है, वह देखता है कि उसके सारे आदमी बंधे हुए हैं और एशले का शव एक कंबल से ढका हुआ है। बॉब भाई बहनों को बताता है कि अगर किसी DOCS ऑफिशियल को कुछ होता है तो सरकार मिया और जेरेड के बेटे को ले लेगी। चूंकि भाई बहन कहते हैं कि वे वैसे भी जेल जा रहे हैं, बॉब एक डील ऑफर करता है। वह एशले का शव ले लेगा और कोई चार्ज नहीं करेगा, लेकिन कंबल के नीचे का शव असल में एक एजेंट का है जिसे भाई बहनों ने गलत प्रोसीजर करके मारा। हताश होकर बॉब उन्हें बताता है कि उनके पास हेडक्वार्टर्स में डॉन है। गुस्साया नोआ उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जेरेड उसे रोक देता है। जब भाई बहन नीडल्स तैयार करते हैं ताकि बॉब को यूथेनाइज करें, वह एक डील के लिए गिड़गिड़ाता है। कुछ समय बाद नोआ अपने खुद के कॉन्सर्ट में पियानो बजा रहा है। डॉन और उसके भाई बहन अपने बच्चों के साथ उसे देख रहे हैं। टीवी पर बॉब एक प्रोपेगेंडा से भरे विज्ञापन में दिखता है जिसमें कहा जाता है कि ग्रेस और एशले ने स्वयं सेवा की थी, इसलिए उनकी मौत हुई।